हैं और ये टेस्ट JNCAP द्वारा किया गया है जापानीज मार्केट में मिलने वाली स्विफ्ट के लिए। इस क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट को 3 स्टार्स मिले हैं और ये टेस्ट किया गया है यूरो NCAP द्वारा यूरोपियन मार्केट में मिलने वाली स्विफ्ट के लिए। और इस क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट को सिर्फ 0 स्टार्स मिले हैं और ये किया गया है लैटिन NCAP द्वारा उस स्विफ्ट का जो इंडिया में बनी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मारुति इंडियन कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स डिग्रेड करके बेचती है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से इंडियंस को हल्की और अनसेफ गाड़ियां बेच रही है, बल्कि ट्रांजिशन हर नई जनरेशन के साथ हुआ है डिग्रेडेशन का। जैसे कि अगर हम इनकी स्विफ्ट को ले लें तो इस कार का फर्स्ट जनरेशन का वेट लगभग 1000 किलो का था, जो कि अपनी थर्ड जनरेशन के अंदर घटकर सिर्फ 875 किलो का रह गया है, जबकि नई कार पुरानी वाली गाड़ी से काफी ज्यादा बड़ी है। और ऐसा सिर्फ स्विफ्ट के साथ ही नहीं है, इनकी हर कार बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है वक्त के साथ और बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि कैसे मारुति इंडियन मार्केट पर अपनी डोमिनेंस के चलते अपनी कार्स की हर साल क्वालिटी और सेफ्टी कम करती जा रही है। क्यों मारुति को अपनी कार्स का वेट कम करने के लिए अपने इंजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के पार्ट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। क्यों मारुति और हुंडई जैसे अनसेफ कार बनाने वाली कंपनीज 4 सिलेंडर इंजन यूज़ कर रही हैं, जबकि फॉक्सवैगन और टाटा जैसी सेफ गाड़ी बनाने वाली कंपनीज को 3 सिलेंडर से काम चलाना पड़ रहा है अपनी गाड़ियों के अंदर। और क्यों इंडियन बायर्स आज भी सबसे ज़्यादा मारुति कार्स ही ले रहे हैं, जबकि मारुति की अनसेफ कार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1981 में खरीदी। उस टाइम पर क्योंकि इंडियन मार्केट ओपन नहीं थी तो मारुति 800 यानी कि SS80 को जापान से इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचा जाना चालू किया, पर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने गुड़गांव के अंदर एक असेंबली प्लांट भी चालू कर दिया था। मारुति कार्स इंडिया में आते ही हिट थी। सिर्फ 4 साल के अंदर ही 1985 में उन्होंने 1 लाख कार्स बेच दी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के भारत के लिए। अब मारुति इंडिया में आते ही इसलिए हिट हो गई क्योंकि ये कार इंडिया में अवेलेबल किसी भी गाड़ी से ज़्यादा तेज थी, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, इसकी क्वालिटी बाकी गाड़ियों से ज़्यादा सुपीरियर थी, चाहे एक्सटीरियर चाहे इंटीरियर चाहे डैशबोर्ड किसी की भी ले लो। इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड था किसी भी गाड़ी से जो उस टाइम पर अवेलेबल थी, फॉर एग्जांपल पद्मिनी या फिर एम्बेसडर। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इस गाड़ी की माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, चाहे आप फिर कोई से भी सेगमेंट की बात कर लो। सुजुकी ने मारुति को 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीद लिया था और आज की डेट में सुजुकी के पास अपने इस सब्सिडरी ब्रांड के 56% शेयर्स हैं। अर्ली और मिड 2000s में सुजुकी जो भी मॉडल इंडिया में लॉन्च कर रही थी उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट वैसी ही वो देने की कोशिश कर रहे थे जैसे वो भारत के देशों में दे रहे थे। और इस एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं इनकी SX4 की, इनकी फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट की, इनकी जो पहले बलिनो आई थी उसकी, या इनकी वर्सा की। मारुति की शुरुआती गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इनको फ्लॉलेस कार का टैग मिला हुआ था इंडियन मार्केट के अंदर। पर फिर क्या हुआ कि आज मारुति अपनी बहुत ही हल्की बिल्ड क्वालिटी और बहुत ही अनसेफ गाड़ियों के लिए जानी जा रही है। दरअसल वक्त के साथ बाकी कंपनीज ने भी मारुति को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने काफी बढ़िया मॉडल्स उतारे जो उनसे भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, इंजन्स और ओवरऑल अपील देते थे। और इसीलिए मारुति ने अपने सबसे मजबूत पहलू पर और भी ज्यादा काम करने का डिसाइड करा और वो था उनकी बेहतरीन माइलेज। मारुति चाहती थी कि उनको माइलेज में कोई भी बीट ना कर पाए, पर सिर्फ कंपटीशन ही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रिक्ट होते एमिशन नॉर्म्स भी थे। भारत स्टेज 4 2010 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और अगले 7 सालों में ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया था। और अब इसी वजह से सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अपने इमिशंस यानी कि टेल पाइप से निकलने वाले धुएं को पहले से कम करने के लिए काफी ज्यादा R&D पे खर्च करना पड़ रहा था। कई कंपनीज ने अपने पुअर परफॉर्मिंग मॉडल्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया और ये सब एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, ऐसा कई सारे ब्रांड्स करते हैं इमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए। पर मारुति ने स्ट्रिक्टर इमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए और अपनी माइलेज को और भी अच्छा करने के लिए अपनी गाड़ियों के वजन को हल्का करने का फैसला किया। 2012 के ऑटो कार्स प्रोफेशनल के इस आर्टिकल में मारुति सुजुकी के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरव्यू देते हुए बड़े प्राउड से बताते हैं कि मारुति हमेशा अपनी न्यू जनरेशन कार्स को पिछली जनरेशन कार से हल्का बनाती है और वो अपनी इस वर्किंग फिलॉसफी को एक्टिवली हर मॉडल पर इंप्लीमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि कार के बॉडी शेल का वेट ओवरऑल वेट के 30% होता है और इसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है कार का वजन कम करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि वो अकेले बॉडी शेल का वेट कम करते हैं। इस वेट लॉस एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठाने के लिए मारुति द्वारा ऑलमोस्ट हर पार्ट पर काम किया जाता है और उनका वेट कम किया जाता है। जैसे कि उन्होंने जो सेकंड जेन स्विफ्ट और डिजायर लॉन्च हुई थी उसका एग्जांपल देते हुए बताया कि इनके प्रीवियस जनरेशन मॉडल में फ्यूल टैंक स्टील के बने होते थे, लेकिन अब इन गाड़ियों में प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स दे रहे हैं और इससे इन कार्स में 3 किलो तक का वेट रिडक्शन मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने ऑल्टो एग्जांपल भी दिया और ये बताया कि कैसे मारुति ने प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले अपनी नई ऑल्टो के सीट का वजन 5 किलो तक कम किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी बैटरी का वजन भी 500 ग्राम तक कम किया था इन्होंने। और इसी रिपोर्ट में एंड में ये भी बताया गया था कि मारुति को वेट रिडक्शन में सबसे ज्यादा फायदा इंजन्स में प्लास्टिक पार्ट्स के यूज को बढ़ाने से मिलता है और बॉडी में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करने से। लेकिन ये जो हाई स्ट्रेंथ स्टील वाली बात है ये मुझे अपने आप में ही क्वेश्चनेबल लगती है मारुति के केस में, क्योंकि इनके सप्लाई चेन DGM SK गुप्ता ने 2012 में ही कहा था कि कम थिकनेस वाली हाई स्ट्रेंथ स्टील गाड़ी की माइलेज बढ़ाने में और कार्बन इमिशंस को कम करने में मदद करेगी। इनकी गाड़ियों की आउटर बॉडी की जो शीट है वो हम सब जानते हैं कितनी पतली है और इनका ये जो हाई स्ट्रेंथ वाला स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा डाउटफुल है, क्योंकि इनकी गाड़ी अगर सिर्फ स्प्लेंडर से भी टकरा जाए तो उसका ये हाल होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो मारुति की सेकंड जनरेशन कार्स की वेट लॉस स्ट्रेटेजी की बात थी, पर अभी जब रिसेंटली BS6 इंट्रोड्यूस हुआ है तब भी मारुति ने अपने इंजन पर ज्यादा काम करने के बजाय अपनी कार्स का वेट कम करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। 2021 में ऑटो कार प्रोफेशनल्स को मारुति के CTO ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो नए BS6 को मैच करने के लिए अपने हार्टेक प्लेटफॉर्म के 5th इटरेशन के जरिए अपनी गाड़ियों के वेट को फिर से कम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी नई स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले अब 125 किलो तक हल्की हो गई है और उन्होंने अपनी सिनेरियो के बारे में बताया कि वह 25 किलो तक हल्की हो गई है, जबकि ये दोनों ही गाड़ियां पुरानी गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। इस बार फिर से ये बोला कि उन्होंने पावर ट्रेन में प्लास्टिक के पार्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है और इससे वेट में 30% और कॉस्ट में 45% तक की कमी आएगी और आगे चल के वो सीएनजी सिलेंडर का भी वेट 50% तक कम करेंगे कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करके। अभी जो मैंने आपको पूरी वेट लॉस की स्टोरी बताई है, इसका रिजल्ट मैं आपको स्विफ्ट के थ्रू समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है इसका वेट 1000 किलोग्राम तक है। ये जो सेकंड जनरेशन स्विफ्ट है इसका कर्व वेट 960 किलोग्राम है और ये जो थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है इसका कर्व वेट 875 kg है। अब फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक का सफर करने में स्विफ्ट ने लगभग 125 किलो तक लूज कर दिए हैं, जबकि नई वाली गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी से 4 इंच लंबी भी है और चौड़ी भी है और इससे पुरानी वाली गाड़ी के मुकाबले फीचर्स भी ज्यादा है, जैसे एयर बैग्स या इलेक्ट्रॉनिक फीचर ज्यादा है, मोटर्स ज्यादा यूज हुई है इसके अंदर। और अगर हम बात करें कि क्या इंडिया में अवेलेबल सारी कंपनीज भी ऐसा ही कर रही है जैसे मारुति कर रही है, तो उसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि हर इटरेशन के साथ गाड़ी का वजन बढ़ता है। पुरानी गाड़ी के मुकाबले नई गाड़ी में फीचर ज़्यादा होते हैं और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है गाड़ी की वेट बढ़ाने का, तो उसकी वजह से भी गाड़ी का वजन बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जैसा होता भी है। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सुजुकी नॉर्म्स को मैच करने के लिए वेट लूज कर रही है, पर बाकी ब्रांड्स कैसे रेलिवेंट हैं? जैसे कि अगर मैं टाटा की अल्ट्रॉस की बात करूं तो वो सुजुकी की बलिनो से 165 किलो तक भारी है। वो कैसे एमिशन नॉर्म्स को मैच कर पा रहे हैं? एमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए टाटा बाकी कंपनीज की तरह ही अपने इंजन पे ज्यादा R&D करती है, पर ज्यादा माइलेज के लिए टाटा को अपनी कार्स में 4 सिलेंडर इंजन के बजाय 3 सिलेंडर इंजन का यूज करना पड़ता है। मैं इसमें पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, यानी कि टाटा अल्ट्रोज और उससे नीचे जितने भी मॉडल अवेलेबल है टाटा की रेंज के अंदर, वो सारे के सारे ही 3 सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं। और ये सिर्फ टाटा के ही साथ नहीं है। तो अगर मैं फोर्ड जैसी कंपनी के बारे में बात करूँ, जो इंडिया में एक बहुत ज्यादा मजबूत कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर उभरे थे, तो उनकी फीगो का जब सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन आता था तो उसमें 4 सिलेंडर ही वो यूज कर रहे थे पेट्रोल इंजन के अंदर, लेकिन 2019 के बाद से उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन यूज करना स्टार्ट कर दिया। फोर्ड ही नहीं, VW की पोलो भी पहले 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, पर जो करंट पोलो आ रही थी उसमें 3 सिलेंडर का इंजन वो यूज कर रहे थे। और सिर्फ पोलो ही नहीं, इनकी ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही हैं करंटली इंडिया के अंदर। बस ये है कि इन्होंने थोड़े अपने जो बड़े मॉडल्स हैं उनके अंदर 4 सिलेंडर का ऑप्शन भी दे दिया है, ताकि कस्टमर्स को और परफॉर्मेंस मिल सके अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो। पर मारुति क्यों अपनी बेकार बिल्ड क्वालिटी के लिए जिल्लत झेल रही है? वो क्यों नहीं यूज़ कर लेते 3 सिलेंडर इंजन? तो इस बात का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 3 सिलेंडर इंजन अक्सर अंडर पावर फील होते हैं 4 सिलेंडर इंजन के सामने, और ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर होने की वजह से कभी इंजन के अंदर पिस्टन्स की वेट बैलेंसिंग भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक अजीब सी वाइब्रेशन आती है पूरी गाड़ी की बॉडी में या उसके स्टीयरिंग पे। अब ये कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है और कुछ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ का एक प्राइम एग्जांपल हम निसान की मैग्नाइट को ले सकते हैं। उस कार को खरीदने वाले लोग खुद मानते हैं कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर फील होती है, पर फिर भी मेरे हिसाब से निसान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। एटलीस्ट वो एथिकली बिजनेस करते हुए सेफ गाड़ी तो दे रहे हैं लोगों को। और अब जब ये एथिक्स की बात आई है तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब मारुति की ब्रेजा को छोड़कर ऑलमोस्ट उनकी सारी ही गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप में फेल हो गई थी, तब ग्लोबल एनकैप के CEO डेविड वार्ड ने बोला था कि मारुति को इंडिया के लिए सेफ कार्स बनानी चाहिए, ऐसी गाड़ियाँ जो ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार्स लेकर आ सकें। तो उस पर मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्लाई करते हैं कि मारुति इंडियन गवर्नमेंट के सेफ्टी नॉर्म्स को ऑलरेडी फॉलो कर रही है, और वो बोलते हैं कि वो ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट को एक ऑनेस्ट रिजल्ट नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कोई ज़्यादा क्रिटिकल टेस्ट नहीं बनाया है। अभी जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेफ्टी नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट भारत एनकैप लाने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ या तो ग्लोबल एनकैप या उससे ऊपर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मारुति की सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में लोगों को नहीं पता है, वो फिर भी क्यों ले रहे हैं इन गाड़ियों को। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो बेहतरीन फ्यूल माइलेज ही है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर पहले। और अक्सर ये देखने में आता है कि मारुति के जो ओनर्स होते हैं वो पहले 2 व्हीलर चलाते थे, यानी कि वो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में शिफ्ट हुए होते हैं, और उनका ज़्यादातर माइंडसेट ये होता है कि 2 व्हीलर से तो ज़्यादा ही सेफ्टी देगी गाड़ी, और जो कि सही भी है एक बात, और इसीलिए वो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं ओवर द माइलेज। और एक लास्ट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न मुझे ये भी लगता है कि मारुति सुजुकी को लोग एक इंडियन ब्रांड समझते हैं या एक जॉइंट वेंचर समझते हैं जिसमें इंडियन और जापानीज कंपनी साथ में काम कर रही हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जापान की सुजुकी के पास 56% शेयर्स हैं मारुति सुजुकी के, और जो इनके बाकी शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इससे ये कंपनी एक जापानीज कंपनी बन जाती है जिसका एक इंडियन नाम है, और इसका इंडियन नाम इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जब 1981 में स्टार्ट करा था तो इसका नाम मारुति रखा था, और सुजुकी चाहता है कि इसके साथ ये ओरिजिन जुड़ा रहे, इससे इनकी मार्केटिंग में आसानी होती है। और जैसे मैंने पहले बताया, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक इंडियन ब्रांड है। आखिर मैं ये बोलूँगा कि ऐसी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें और लाइक और शेयर करे बिना ना जाएं। थैंक यू।